नमस्कार, मैं हूं नीलेश कुमार और आप देख रहे हैं पुरवैया डीएनए। राजनीति में बयान के बड़े मायने होते हैं, सफाई में भी सियासत छुपी होती है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने लव जिहाद से लेकर सीएम पद की दौड़ तक उन सभी मामलों पर सफाई दी जिसको लेकर उन पर सवाल उठ रहे थे। आज हम सुमो के बयानों का करेंगे डीएनए टेस्ट। उसके अलावा मानवता बनाम संवैधानिक अधिकार के बीच फंसे उस मामले की चर्चा करेंगे जिस पर एक बाहुबली सांसद चर्चा में है। साथ ही झारखंड में बिजली विवाद का भी डीएनए टेस्ट करेंगे। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने अपने पार्टी के दूसरे नेताओं को सलाह दी है कि वो विवादित बयान से बचे, कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट से बचे। साथ ही उन बयानों से किनारा भी कर लिया जिसको लेकर विपक्ष और बीजेपी के सहयोगी उन पर निशाना साध रहे थे। दिखा रहे मैंने कहा कोई भी व्यक्ति अगर कोई विवादास्पद बयान देता है तो उससे सहमति जाहिर करना ये कोई आवश्यक नहीं है। और पहले कभी उनके बयान आए इस प्रकार के तो मैंने उस संदर्भ में कहा था कि ऐसे बयानों से मेरी सहमति नहीं है। सुशील मोदी के इस बयान पर विस्तार से चर्चा करने से पहले आपको बता दें, 9 राज्यों के 33 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव के दौरान बीजेपी ने लव जिहाद के मुद्दे को राजनीतिक रूप से उठाया। गोरखपुर के सांसद महंत आदित्यनाथ के बयान से शुरू हुआ यह विवाद सांसद साक्षी महाराज के बयान से परवान चढ़ा और विधानसभा उपचुनाव के नतीजों के बाद धीरे धीरे शांत हुआ, क्योंकि लव जिहाद के बवंडर में हुए चुनाव में बीजेपी को करारा झटका भी लगा। 33 में से बीजेपी को महज 12 सीटें मिली। गौर करने वाली बात यह है कि बीजेपी ने अपनी 12 सीटें गंवा दी, क्योंकि जिन 33 सीटों पर उपचुनाव हुए थे उनमें से 24 सीटें बीजेपी के पास थी पहले से। अब सवाल यह है कि क्या बीजेपी को एहसास हो गया है कि इस तरह के मुद्दों से पार्टी की नैया पार नहीं लगेगी? क्या सुशील कुमार मोदी ने यही सोचकर उन बयानों से किनारा किया, या वो ये जानना चाहते हैं कि उनकी सोच उदारवादी है? वो बताना चाहते हैं वे मोदी की तरह हिंदुत्व को लेकर कट्टर नहीं बल्कि वाजपेयी की तरह उदार हैं, या उदार होने की कोशिश कर रहे हैं और इस छवि के साथ वे दूसरे विरोधियों को साथ भी लाना चाहते हैं। मतलब साफ है कि लव जिहाद जैसे विवादित मुद्दे और महंत आदित्यनाथ जैसे हिंदुत्ववादी नेताओं के बयान से किनारा कर सुशील मोदी अपनी एक अलग छवि बनाना चाहते हैं और एक ऐसी छवि बनाना चाहते हैं जो सर्वमान्य हो। लव जिहाद जैसे विवादित मुद्दे और बीजेपी नेताओं के विवादित बयानों से किनारा करने के बाद सुशील मोदी ने एक और बयान दिया और यह बयान साबित करता है कि बीजेपी बिहार में खुद को धर्मनिरपेक्ष साबित करना चाहती है। देखिए, पिछले विधानसभा चुनाव में श्री सबा जफर चुनाव जीत कर आए थे और अभी जो 5 सीटों का उपचुनाव हुआ है उसमें भी हम लोगों ने 5 में से 2 सीटें अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को दिया था। और अभी आज हमारी पार्टी में श्री जमशेद अशरफ, श्री मुनाजिर हसन, श्री अखलाक अहमद जैसे लोग शामिल हुए हैं और हमको योग्य सक्षम लोग मिलेंगे तो निश्चित रूप से हम पहले की तुलना में ज़्यादा टिकट देंगे जो है। तो सुन रहे हैं आप, लव जिहाद जैसे मुद्दे से किनारा करने के बाद सुशील मोदी ने अल्पसंख्यकों को लेकर जो बयान दिया उसके भी बहुत कूट सियासी मतलब निकाल सकते हैं आप। बता दें आपको कि बिहार की कुल आबादी का 16% जो वोट बैंक है वो मुस्लिम है। वोट बैंक शब्द आजकल ज्यादा इस्तेमाल होता है, इसलिए मजबूरी में हमें भी करना पड़ रहा है। विधानसभा की 243 में से 50 से 55 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम वोटर निर्णायक हैं। अब तक ऐसा माना जाता है कि मुस्लिम वोटर उसी उम्मीदवार को वोट देते हैं जो बीजेपी को हराए। सुशील मोदी का यह बयान कहीं ना कहीं इशारा करता है कि वो और मुसलमानों को लेकर गंभीर हैं, क्योंकि बिहार में सत्ता का रास्ता उनके दर से होकर गुजरता है। याद कीजिए लालू यादव का दौर, उन्होंने बिहार में मजबूत MY समीकरण बनाया, मुस्लिम यादव समीकरण। जब तक मुस्लिम उनके साथ थे उन्होंने बिहार पर राज किया। नीतीश कुमार ने उनके वोट में जब सेंधमारी की, लालू की सत्ता चली गई। सुशील मोदी को इल्म है कि अगर बीजेपी को बिहार में अपने दम पर सरकार बनानी है तो अल्पसंख्यकों को, मुसलमानों को जोड़ना होगा। उन्हें ज्यादा से ज्यादा टिकट देने के अलावा दूसरा कोई रास्ता बीजेपी के पास नहीं। आगे बढ़ते हैं। विवादित बयानों से किनारा, अल्पसंख्यकों को तरजीह देने की बात कहने के बाद सुशील मोदी ने एक और बयान दिया और यह बयान कहीं ना कहीं विवादास्पद। यह बयान है सीएम पद को लेकर। सुमो ने क्या कहा है वो सुनाते हैं। कोई भी दावेदारी कर सकता है, दावेदारी करने में क्या हर्ज है? बहुत लोग हैं, अनेक सक्षम लोग हैं, मैं दावेदार नहीं हूँ। और आज का लेकिन देखिए विषय नहीं, जब समय आएगा तो पार्टी इसके बारे में विचार करेगी। वैसे तो सुशील मोदी साहब का चेहरा ही सब कुछ बताने के लिए काफी था, लेकिन फिर भी चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। हाल के दिनों में बिहार बीजेपी में सीएम पद को लेकर एक अनार और 100 बीमार की स्थिति थी। इसको लेकर प्रेम कुमार, SN आर्या, CP ठाकुर,
और हाल ही में शत्रुघ्न सिन्हा, तमाम बड़े नेताओं ने अपनी बात रखी। सबकी बात का मूल यही था कि सुशील मोदी तो मैं क्यों नहीं। अब जब सुशील मोदी कह रहे हैं कि वो सीएम पद की दौड़ में नहीं है, तो क्या वो जताना चाह रहे हैं कि इस पद को लेकर छिड़ा विवाद अब खत्म हो चुका है? क्योंकि जब तक ये विवाद रहेगा, पार्टी बिहार में बेहतर नहीं कर सकती। हाल ही में संपन्न विधानसभा उपचुनाव में पार्टी को अपनी ताकत का एहसास भी हुआ, क्योंकि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में संभवतः बीजेपी बना महागठबंधन की लड़ाई होने की संभावना ज्यादा है। जो समीकरण बनेंगे उसके हिसाब से बीजेपी में अगर इस पद को लेकर विवाद बना रहा तो पार्टी की राह मुश्किल हो सकती है। यानी इस अंदरूनी गुटबाजी को लेकर कहीं ना कहीं केंद्रीय नेतृत्व परेशान है। उसको लेकर सुशील मोदी यहां संजीदा होते हुए उस विवाद को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सुशील मोदी ने अपने ऊपर हो रहे एक और हमले का जवाब दिया। बिहार विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी को हार मिली। अब हार की जिम्मेवारी का सवाल, तो सवाल पर उन्होंने कहा कि हार की जिम्मेवारी किसी एक की नहीं होती है, ये सामूहिक जिम्मेवारी। देखिए, कोई भी दावेदारी कर सकता है, दावेदारी करने में क्या हर्ज है। बहुत लोग हैं, अनेक सक्षम लोग हैं, मैं दावेदार नहीं हूँ। और आज का लेकिन देखिए विषय नहीं, जब समय आएगा तो पार्टी इसके बारे में विचार करेगी। तो सुना आपने, सुशील मोदी कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में हार के लिए सिर्फ वो अकेले जिम्मेवार नहीं। अब साफ है, हार के लिए कोई एक व्यक्ति जिम्मेवार होता भी नहीं है। लेकिन उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेता बार बार ये कह रहे हैं कि विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी को सुशील मोदी की वजह से हार मिली। अब इस बयान का मतलब क्या है? इस बयान का मतलब समझने की कोशिश करते हैं। एक तरफ वो कह रहे हैं कि मैं सीएम पद की रेस में नहीं हूं, लेकिन दूसरी तरफ सामूहिक रूप से हार की जिम्मेवारी लेने की बात कहकर उन नेताओं पर हमला भी बोल रहे हैं जो इस समय सुशील मोदी के खिलाफ मुखर हैं। मतलब साफ है कि एक तीर से कई निशाने साध रहे हैं सुशील मोदी। मोदी के इन बयानों के बाद सवाल भी उठ रहे हैं। क्या सुमो अपने हो रहे, अब जो उनके ऊपर चौतरफा हमले हो रहे हैं, उनसे बचाव का क्या रास्ता ढूंढ रहे हैं वो? क्या वो ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि चौतरफा हमलों से वो घबराए नहीं हैं और चुनौतियों का सामना भी कर सकते हैं और डटकर कर सकते हैं? क्या वे विरोधियों को बैकफुट पर धकेलने की कोशिश कर रहे हैं? और विरोधी, याद रखिए, ये पार्टी के अंदर के विरोधी। क्या वे गुटबाजी से ऊपर उठकर बीजेपी और सहयोगी दलों में भी अपनी स्वीकार्यता बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने कद को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं? ये तमाम सवाल है। शायद इसका जवाब बीजेपी और सुशील मोदी बेहतर दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, हाजिर होते हैं। मधेपुरा से आरजेडी सांसद पप्पू यादव ने डॉक्टरों और जांच घरों के खिलाफ मुहिम छेड़कर एक नई बहस को जन्म दिया। डॉक्टर उनकी मुहिम को तालिबानी बता रहे हैं, सांसद इसे जनहित का काम कह रहे हैं। देखिए, सूबे के निजी नर्सिंग होम चलाने वाले डॉक्टर और पैथोलॉजिस्टों की चिंता काफी बढ़ गई है। वजह है पप्पू यादव का ये फरमान कि ये लोग कंप्लीट, मैं अन्य लोगों का गया दुख नहीं हुआ, केसी झा के यहाँ गया, इनके दुख हो गया। ये लोग कंप्लीट व्यवसायीकरण है, कास्टिस्ट है, ये लोग आम हित में नहीं है। बात खत्म। इतना ही नहीं, उनके फरमान का पालन किया जा रहा है या नहीं, इसे देखने के लिए सांसद पप्पू यादव अपने लोकसभा क्षेत्र में काफिले के साथ डॉक्टरों की क्लिनिक और नर्सिंग होम में बाजाफ्ता निरीक्षण भी कर रहे हैं। सीबीसी डब्ल्यूटीसी कितना लेते हैं? सब मिलाकर के 200 रुपये जी। तो सीबीसी एचपीसीबी एमसीबी एमसीएच डब्ल्यूबीसी सब डब्ल्यूबीसी तो 50 रुपये नहीं सब सीबीसी के साथ जी, टीसी डब्ल्यूबीसी सीबीसी के साथ सीबीसी 150 रुपये हो रहा है, एकदम हो रहा है। मैं बगैर दिल्ली, कलकत्ता, लखनऊ, झारखंड, पटना की बात की मैं नहीं किया। अकूट संपत्ति के बारे में जांच हो, मैं सारे डॉक्टरों के अकूट संपत्ति के बारे में जांच की मांग करता हूं। जनता के पैसे को लूटकर और इन पर आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज हो। पप्पू यादव के इस तुगलकी फरमान के बाद डॉक्टर और मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ने रोड मार्च करते हुए सहरसा डीएम शशि भूषण कुमार को एक ज्ञापन भी सौंपा। ये फरमान जारी करना, वो एक रिस्पॉन्सिबल सांसद हैं, वो इस बात को पार्लियामेंट में उठा सकते हैं।
इस पर एक नेशनल डिबेट होनी चाहिए। अगर वो चाहते हैं कम हो, फीस हो, कम हो, और उसमें हमारे प्रतिनिधि भी रहें, और तब एक रीज़नेबल बात हो सकती है। लेकिन ऐसे ही फरमान जारी करके फीस का निर्धारण करना ये निंदनीय है। हम लोग इसकी निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं। बात सिर्फ सहरसा की नहीं, इसका असर राजधानी पटना में भी देखने को मिल रहा है। बिहार के भी डॉक्टर्स पप्पू यादव के इस बयान को गलत बता रहे हैं और इसे पप्पू यादव की सियासी चाल करार दे रहे हैं। जहाँ तक माननीय सांसद का सवाल है, तो हमारा ये मानना है कि माननीय सांसद को अपने इस इलाके के जितने सरकारी अस्पताल हैं उनको इतनी तरह से सुदृढ़ करना चाहिए कि कोई गरीब व्यक्ति कोई प्राइवेट के पास जाए ही नहीं। सरकारी अस्पतालों में इतनी चिकित्सा व्यवस्था, माननीय सांसदों को जो कोष मिलता है उसमें भी इतने पैसे मिलते हैं 25 करोड़ से ऊपर, कि जिससे कि वहाँ के अस्पतालों की कायाकल्प हो सकती है। पप्पू यादव के इस फरमान पर सियासत भी तेज है। बीजेपी जहां पप्पू यादव के इस बयान को जंगल राज की वापसी की तरह देख रही है, तो मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी भी इस मुद्दे पर पप्पू यादव से बात करने की बात कह रहे हैं। आरजेडी जेडीयू का जब से गठबंधन हुआ है तब से पप्पू यादव सरीखे लोग जिनका आपराधिक इतिहास रहा है, सरकारी संरक्षण में ये लोग जगह जगह आतंक और भय पैदा कर रहे हैं। और अभी सहरसा मधेपुरा के इलाके में डॉक्टर्स हड़ताल पर जा रहे हैं, एक भय का माहौल पैदा कर दिया है। राजद जदयू से जुड़े आधे दर्जन से लोग हैं जो अपने अपने इलाके में, जिन लोगों ने गठबंधन बनने का आतंक पैदा कर रखा है, और उसमें से एक पप्पू यादव भी हैं, और वहाँ की जदयू के स्थानीय लोग भी उसके विरोध में। तो यानी इस प्रकार के लोग आगे आने वाले दिनों में और हावी होंगे, और बिहार की बिगड़ती कानून व्यवस्था का एक बहुत बड़ा कारण जो है इस प्रकार के तत्वों को प्रश्रय दिया जाना है। इस पर हम लोग विचार करेंगे। यदि हमारे सहयोगी पार्टी के आदमी हैं और इस तरह की बात कर रहे हैं तो विचार करके हम लोग उनसे वार्ता करेंगे। अगर बात डॉक्टरों की करें तो कई बार प्राइवेट डॉक्टरों पर यह आरोप लगते रहे हैं कि वो मरीजों से मनमानी फीस वसूलते हैं और साथ ही साथ उन्हें किसी खास पैथोलॉजी सेंटर ही टेस्ट के लिए रेफर करते हैं। डॉक्टरों पर यह भी आरोप लगता है कि पैथोलॉजिस्ट और डॉक्टर्स के बीच पहले से सांठ-गांठ तय रहती है। बहरहाल इसमें कितनी सच्चाई है ये जांच का विषय है, लेकिन देश का लोकतांत्रिक कानून सांसद को कानून में परिवर्तन करने के लिए आवाज उठाने की इजाजत तो देता है, लेकिन खुद ही वो अपना कानून बना डाले इसकी इजाजत नहीं। सहरसा से मुकेश के साथ रुपेंद्र श्रीवास्तव, जी मीडिया, पटना। तो हर पहलू को दिखाने की हमने कोशिश की। सांसद पप्पू यादव के फरमान पर चर्चा करने से पहले आपको बता देते हैं कोसी इलाके के बारे में। ये बात निर्विवाद सत्य है कि कोसी का इलाका देश के अत्यंत पिछड़े इलाकों में से एक है और यहाँ की एक बड़ी आबादी भूखमरी की शिकार है। सरकारी स्तर पर चलाए जा रहे योजनाओं का कड़वा सच किसी से छुपा हुआ नहीं है। अधिकारियों, बिचौलियों, जनप्रतिनिधि की भेंट चढ़ रहे योजनाओं की राशि गरीबों का निवाला नहीं बन पा रहे। ऐसे में यदि इन्हें बीमारी भी जकड़ ले तो समझ सकते हैं आप, सब कुछ सत्यानाश होने की स्थिति आ जाती है। खाने के लाले पड़ जाते हैं और ऊपर से डॉक्टर की महंगी फीस, आप इस बात को अच्छी तरह समझते होंगे। अब महंगे टेस्ट हैं, महंगी दवाइयां हैं, तो जीते जी समझिए नर्क के दर्शन। लेकिन अब बात आईएमए के विरोध की करते हैं कि आईएमए का जो विरोध है इस पूरे मसले पर वो कितना सही है भी कि नहीं है, जायज है या नाजायज है। सांसद के फरमान का विरोध करना इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अधिकार क्षेत्र में आता है। फी नहीं घटाएंगे का फैसला एसोसिएशन की ओर से लिया जाता है, तो ये उनका नियम अनुसार फैसला हो सकता है। आईएमए चिकित्सकों के लिए उनकी कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, नियंत्रण उसके हाथ में है। फी क्या चाहिए, क्या होनी चाहिए, आईएमए फैसला ले सकती है। पर जब कोई संगठन फैसला लेती है तो वो अपना लाभ भी देखती है, चाहे उन फैसलों का असर आम आदमी की सेहत पर पड़े या ना पड़े। अगर पड़े तो उसका बहुत हद तक जिम्मेवारी लेने के लिए कोई संगठन आगे नहीं आती। लेकिन अधिकार के साथ कर्तव्य की कोई बात होती है, कोई चीज होती है। अब जब बात संवैधानिक असंवैधानिक की उठी गई है तो एक बार हम भारत के सुप्रीम लॉ भारतीय संविधान की चर्चा कर लें, जिसमें अधिकारों के साथ साथ ड्यूटीज के बारे में कहा गया है, राइट्स एंड ड्यूटीज। संविधान में अंकित 10 कर्तव्यों में 8वें नंबर पर है भारत का प्रत्येक नागरिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करे।
ऐसे में मानववाद और सुधार की भावना का विकास हर नागरिक का कर्तव्य है, चाहे वो सांसद हो या चिकित्सक या कोई और। लोगों के रहन सहन में सुधार, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार आदि के बारे में सोचना सबका काम होना चाहिए और खासकर जो सक्षम हैं उनका अधिक, यानी जिम्मेवारी सक्षम लोगों पर अधिक बनती है। मधेपुरा के सांसद पप्पू यादव की उक्त मांग जनहित में है। डॉक्टरों की फी कम होनी चाहिए, लैब में टेस्ट और रेट कम होने चाहिए, जिसे सांसद का प्रयास सराहनीय है। तीसरी बात यह है कि आम जनता के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का प्रयास चिकित्सकों का मिशन होना चाहिए, लेकिन कमीशन के तौर पर नहीं। लेकिन सवाल यह भी है कि एक प्रक्रिया है संवैधानिक, उसका भी सम्मान होना चाहिए। फरमान से काम नहीं चलता। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, हाजिर होते हैं। झारखंड में बिजली संकट पर डीवीसी के खिलाफ राज्य बिजली बोर्ड ने मोर्चाबंदी शुरू कर दी। बोर्ड ने डीवीसी प्रबंधन पर मनमानी का आरोप लगाया है। झारखंड राज्य ऊर्जा विकास निगम के सीएमडी एसएन वर्मा ने कहा कि डीवीसी दूसरे राज्यों को बिजली सप्लाई कर रहा है, लेकिन झारखंड की जमीन, पानी और मैन पावर लेने के बावजूद डीवीसी उसे ही बिजली देने में आनाकानी कर रहा है। अब देखिए, सरकार भी बिजली देना चाहती है और डीवीसी भी। दोनों कह रहे हैं कि लोगों को तकलीफ नहीं होने देंगे। दोनों अपनी अपनी तरफ से बातचीत भी कर रहे हैं और मामले को सुलझाने के लिए पहल भी कर रहे हैं। इसलिए दो सवाल हमारे सामने हैं। पहला ये कि दोनों आप यानी आम लोगों को सुविधा देने की बात कर रहे हैं, तो रोक कौन रहा है? और दूसरी बात यह भी है कि क्या यह मामला इतना कॉम्प्लिकेटेड, इतना जटिल है कि इसका समाधान ही नहीं हो पा रहा? और आज की बात नहीं है, सालों से समाधान नहीं हो रहा, या एक दूसरे को चेतावनी देने से ज्यादा ये चेतना का मामला है? थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, डीवीसी यानी दामोदर घाटी निगम की स्थापना 7 जुलाई 1948 को हुई। आजाद भारत की यह पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना थी और इसने उम्मीद के मुताबिक काम भी किया। इसका मुख्यालय हेड ऑफिस कोलकाता में है। अब सवाल यह है कि जिस परियोजना का उद्देश्य दामोदर घाटी के निवासियों का सामाजिक आर्थिक कल्याण था या लोगों का कल्याण है, वो बिजली गुल करने पर क्यों आमादा है? दरअसल डीवीसी खुद वित्तीय संकट से गुजर रहा है, यानी उसके पास खुद पैसों की कमी है और आजादी के बाद ये पहली बार है कि इस संकट से डीवीसी को जूझना पड़ रहा है और सख्ती का संदेश देने की नौबत आ गई उसके लिए। पर सवाल यह है कि डीवीसी की स्थिति के लिए क्या कोई जिम्मेवार है, और जिम्मेवार है तो कौन है? अब देखिए, डीवीसी का दावा है कि झारखंड पर बिजली आपूर्ति के मद में 3000 करोड़ से ज्यादा का बकाया है, यानी झारखंड सरकार के ऊपर 3000 करोड़ का बकाया है उनका। सरकार उन्हें पैसे नहीं दे रही। अब इस घाटे के कारण डीवीसी का घाटा हर साल बढ़ता जा रहा है। उधर झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड का कहना है कि बकाया सिर्फ 1000 करोड़ का है। 3000 करोड़ वाली बात डीवीसी जो कह रहा है वो पूरी तरह से गलत है, ये सरकार का तर्क है। तो अपने अपने हिसाब से राशि बताई जा रही है। अब इस चक्कर में सरकार भुगतान नहीं कर रही और डीवीसी की मांग अपनी जगह पर ही बरकरार है। पर यह मामला इतना उलझता क्यों जा रहा है, फंसता क्यों जा रहा है? देखिए, 2010 में उपभोक्ताओं के हित में सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के ट्रिब्यूनल में एक केस दायर हुआ था और दायर केस डीवीसी हार गया। ट्रिब्यूनल के फैसले के अनुसार डीवीसी को 24 महीने में उपभोक्ताओं को यानी लोगों को 4980 करोड़ रुपए लौटाने का आदेश मिला और यह राशि प्रति माह 208 करोड़ रुपए की दर से उन्हें देना था। यह मामला क्या था, इसको भी समझना जरूरी है। दरअसल डीवीसी ईस्टर्न रीजन में सरकारी उपक्रमों के अलावा बंगाल और झारखंड में 2 रुपए 96 पैसे से लेकर 3 रुपए 26 पैसे प्रति यूनिट तक बिजली बेची जा रही थी, यानी इस दर से बिजली बेचने का काम डीवीसी कर रहा था। अब टैरिफ बढ़ोतरी को लेकर ट्रिब्यूनल में एक मामला दायर हुआ था और डीवीसी केस हार गया। अब देखिए, केस हारने का मतलब होता है कि जिस दर से बिजली दी जा रही थी उसे वैलिड नहीं माना जाएगा। और यही तर्क देते हुए सरकार की तरफ से तब यानी 2010 में कहा गया कि केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग ने डीवीसी की बिजली दर को मंजूरी ही नहीं दी। ऐसे में किस आधार पर डीवीसी इतनी बड़ी राशि की मांग कर रही है? हम और आप देखिए, 2014 में 2010 के 2 बयान आपको हम दिखाना चाहेंगे, सुनाना चाहेंगे। इनफैक्ट उस समय हुआ क्या था। आर एन सेन चेयरमैन थे डीवीसी के। उन्होंने कहा था कि जेसीबी पर हमारा 3000 करोड़ का बकाया है। अब हम बकाया को लेकर अंतिम निर्णय पर पहुंचने की कोशिश भी कर रहे हैं। झारखंड बिजली बोर्ड घाटे में चल रहा है, लेकिन डीवीसी को बकाया का भुगतान जल्द चाहिए। कम से कम झारखंड को हर माह 100 करोड़ नियमित तौर पर देने चाहिए, तभी समस्या का समाधान हो सकता है। और इसका जवाब आया था सरकार की तरफ से।
ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव विमल कीर्ति सिंह ने कहा था कि हम भी इस मसले को लेकर गंभीर हैं और जो बकाया राशि का विवाद है उसको सुलझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन विवाद है, जल्द ही मामले का निपटारा हो जाएगा, ये भी कहा गया। डीवीसी के अधिकारियों से इस मसले पर कई दौर की बैठक भी हुई। मामला यह है कि 4 साल से बैठकें हो रही हैं, बैठकें होती रही, पर नतीजा बिजली बिल तक पहुंच गया। 2010-2011 में डीवीसी को 120 करोड़ का घाटा उठाना पड़ा और उस समय निगम पर पहले से ही 5,000 करोड़ का कर्ज था। अब झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड की तरफ से यह कहा जा रहा है कि डीवीसी को करंट बिल का पेमेंट शुरू कर दिया गया है, यानी मामला फिर से पुराने विवाद को लेकर अटकता नजर आएगा। इसके अलावा 2 और मुद्दे हैं जो परेशानी बढ़ाएंगे, जो समस्या का कारण बनेंगे। पहला यह है कि जेसीबी के अनुसार हाइडल पावर से 12% बिजली जेसीबी को मुफ्त मिलनी चाहिए। सरकार मुफ्त बिजली की मांग कर रही है। दूसरी बात यह है कि अन्य उपभोक्ताओं की तुलना में जेसीबी को 15% कम रेट पर बिजली मिलनी चाहिए, यह भी सरकार की मांग है। यानी मामला नई मांगों तक तो पहुंच गया, पर पुरानी बातें या पुरानी बातों पर अभी भी रोशन नहीं डाली जा रही है, जिससे कुल मिलाकर मामला एक बार फिर झारखंड में अंधकार पर खत्म हो चुका है। जो भी राय देना चाहें आप दे सकते हैं, फेसबुक ट्विटर के माध्यम से जुड़ सकते हैं, आप यूट्यूब पर वीडियो देख सकते हैं और जी पुरवैया कहीं से भी आप इंटरनेट के माध्यम से देख सकते हैं। फिलहाल इतना ही। डीएनए देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।